इस लेक्चर में हम द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, पीआईबी इन सभी के इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो यूपीएससी के एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है उन्हें हम डिस्कस करते हैं। साथ ही यूपीएससी में पिछले वर्ष में पूछे गए इन टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को भी डिस्कस करते हैं। सभी हिंदी में हम डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है यहाँ पे रिस्क डीआईबी प्रोग्राम के बारे में। अभी न्यूज़ में क्या है, इसका फुल फॉर्म देखिए, डिजिटल रिस्क वी प्रोग्राम, ये है डीआईआरवी का फुल फॉर्म। ओके, अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने, यहाँ पे देखिए, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आईआईटी मद्रास द्वारा चेन्नई में आयोजित डिजिटल रिस्क वी संगोष्ठी को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। इसी वजह से ये न्यूज़ में है। अब इसके बारे में देख लेते हैं कि ये है क्या। आगे, आईआईटी मद्रास द्वारा आयोजित इस एक दिवसीय संगोष्ठी में डीआईआरवी को लेकर गवर्नमेंट के विजन पर जोर देते हुए बताया गया कि वर्तमान में इसका जो उद्देश्य है वह प्रभावी सार्वजनिक निजी भागीदारी और आईआईटी मद्रास जैसे उच्च शैक्षिक संस्थाओं के सहयोग से रिस्क वी के लिए मजबूत पारिस्थितिक तंत्र बनाना है। अब रिस्क वी है क्या, इसको भी हम यहाँ पे आगे देखेंगे। डिजिटल इंडिया रिस्क वी प्रोग्राम, यह एक दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य भारत के सेमीकंडक्टर पारिस्थितिक तंत्र का उत्थान करना है। इसका उद्देश्य क्या है? रिस्क वी प्रोग्राम अभी हाल ही में न्यूज़ में था। यह किससे संबंधित है? यह भारत के सेमीकंडक्टर पारिस्थितिक तंत्र का उत्थान करने से संबंधित है। इसका प्राथमिक लक्ष्य आत्मनिर्भरता की नींव रखते हुए माइक्रो प्रोसेसर के क्षेत्र में स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देना है। यह कार्यक्रम जो है भविष्य के लिए इसकी दिशा को आकार देने वाले 3 प्रमुख सिद्धांतों पर जोर देता है। कौन कौन से 3 प्रमुख सिद्धांत हैं? पहला है नवाचार, दूसरा है कार्य क्षमता और तीसरा है प्रदर्शन। इन तीनों पे जोर देता है ये रिस्क वी डीआईआरवी प्रोग्राम। जटिल डिजिटल विश्व में प्रबंधन, यह कार्यक्रम वर्तमान में डिजिटल विश्व में सिलिकॉन चिप्स की बढ़ती मांग को स्वीकार करता है। अभी सिलिकॉन चिप्स की जो शॉर्टेज है बनी हुई है, आपको पता है। 5G एवं 6G जैसी उभरती टेक्नोलॉजी के चलते डिजिटल परिदृश्य को नया आकार देने से डीआईआरवी क्लाउड सेवाओं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एवं सेंसर जैसे विभिन्न क्षेत्रों में एप्लीकेशन खोजे जाने का अनुमान है। उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग में अभिन्न भूमिका है इसकी। डीआईआरवी को उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग के लिए भारत की आकांक्षाओं के केंद्र में रखा गया है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग सीडैक सार्वजनिक निजी भागीदारी के साथ संगठनों के सहयोग से यह सुनिश्चित करेगा कि डीआईआरवी इन महत्वाकांक्षी लक्ष्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कौन सुनिश्चित करेगा? ये सीडैक। इंपॉर्टेंट है ना, कोई मंत्रालय का नाम दे देगा नहीं, आपको पता होना चाहिए कि सीडैक यहाँ पे जो पीपीपी है उसके साथ संगठनों के सहयोग से यह सुनिश्चित करेगा कि डीआईआरवी इन लक्ष्यों को पूरा करने में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाए। रिस्क वी ये है क्या, इसको देखते हैं। रिस्क शब्द का अर्थ है, यहाँ पे देखिए, रिस्क शब्द का अर्थ है, फुल फॉर्म दिया है, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, जो कुछ कंप्यूटर निर्देशों को निष्पादित करता है। जबकि वी 5वीं पीढ़ी के लिए है। ओके, वी का जो संबंध है वो 5वीं पीढ़ी के लिए है और रिस्क का फुल फॉर्म है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। यह एक ओपन सोर्स हार्डवेयर ISA इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के अंतिम अनुप्रयोगों को लक्षित करने वाले कस्टम प्रोसेसर के विकास के लिए किया जाता है। यह डिजाइनरों को हजारों संभावित कस्टम प्रोसेसर बनाने में भी सक्षम बनाता है, जिससे बाजार में तेजी से पहुंचने की सुविधा प्राप्त होती है। प्रोसेसर IP की समानता से सॉफ्टवेयर विकास में लगने वाले समय की भी बचत होती है। रिस्क वी प्रोसेसर के पहनने योग्य वस्तुओं, IoT, स्मार्टफोन, ऑटोमोटिव, एरोस्पेस और अन्य क्षेत्रों में बहुमुखी अनुप्रयोग हैं जो विद्युत दक्षता, प्रदर्शन अनुकूलन एवं सुरक्षा प्रदान करते हैं। इन प्रोसेसर के लिए कम जगह की आवश्यकता होती है, साथ ही ये जटिल गणना करने वाले कार्यों हेतु उत्कृष्ट हैं। रिस्क का आविष्कार, ये इंपॉर्टेंट नहीं है किसने किया, डेविड पैटरसन द्वारा 1980 के आसपास कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले में किया गया था। उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र सीडैक क्या है? सीडैक बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी न्यूज़ में रहता है। जब भी सुपर कंप्यूटर की बात आती है हमेशा सीडैक न्यूज़ में रहता है। तो आपको एक पर्टिकुलर एक पैराग्राफ में या एक पेज में सीडैक के बारे में लिख लेना है और उसे पढ़ते रहना है जब जब भूलो तब, क्योंकि ये मेंस में बहुत काम आता है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत अग्रणी अनुसंधान एवं विकास संस्थान है जो IT, इलेक्ट्रॉनिक्स और संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञता रखता है। सुपर कंप्यूटर आयात की अस्वीकृति का मुकाबला करने के लिए 1988 में इसकी शुरुआत की गई थी। देखिए, सुपर कंप्यूटर का जब हमें कोई देने के लिए तैयार नहीं था तब यहाँ पे भारत ने अपने लिए यहाँ पे 1988 में सीडैक की शुरुआत की थी। सुपर कंप्यूटर प्रगम के साथ हुई थी इसकी शुरुआत। सीडैक देश की नीतियों और बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप IT उत्पादों एवं समाधानों को विकसित तथा प्रसारित करने के लिए अपनी विशेषज्ञता का निरंतर नवाचार व लाभ उठाकर भारत की IT क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। PIB का यह आर्टिकल था। अब अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं प्रीलिम्स के लिए, यह है अमृत भारत स्टेशन योजना। न्यूज़ में क्या है इसको देख लेते हैं। पहले ये इमेज देखिए, इमेज के माध्यम से कुछ समझते हैं। देखिए, अमृत भारत स्टेशन स्कीम, ये है क्या क्या इसमें, इसको देखते हैं। पहला है द अमृत भारत स्टेशन स्कीम इज अ प्रोजेक्ट दैट एम्स टू रिनोवेट
रेलवे स्टेशन का कोई एक रिनोवेट करता है। दूसरा, 508 स्टेशन आर स्प्रेड अक्रॉस 27 स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज। 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 508 स्टेशनों तक इसे विस्तृत किया गया है। विच हैज अ बजट ऑफ 24,470 करोड़ एज पर द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट के अनुसार इतना बजट है इसका। तीसरा है, यहाँ चौथा है, ऑफर एमिनिटीज फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज एंड इंटीग्रेट स्टेशन। एक्सिक्यूटिव लॉन्जेस आर पार्ट ऑफ द प्लान। एक्सिक्यूटिव लॉन्जेस होंगे यहाँ पे, ये भी इस योजना का हिस्सा है। और यहाँ पे एमिनिटीज दिया जाएगा, सुविधाएं दी जाएगी विशेष दिव्यांग लोगों के लिए अलग से। विल बूस्ट ईज ऑफ लिविंग एंड इनहेंस कंफर्ट एज वेल एज कन्वीनियंस। कंफर्ट भी यहाँ पे विकसित किया जाएगा कन्वीनियंस के साथ ही साथ। स्पेशल केयर हैज ऑल्सो बीन टेकन टू इंश्योर द स्टेशंस आर इन लाइन विथ कल्चर, हेरिटेज एंड आर्किटेक्चर। अर्थात जहाँ पे स्टेशन है वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ की हेरिटेज कैसा है, इन सभी को भी विशेषता ध्यान में रख के इसे रिनोवेट किया जाएगा। जैसे दीवारों पे वहाँ के, जैसे छत्तीसगढ़ में यदि स्टेशन है, वहाँ का यदि चुनाव किया गया है तो वहाँ के पारंपरिक त्योहारों को वहाँ पे दीवार में पेंट किया जाए, चित्रों के माध्यम से बताया जाए। उड़ीसा का ऐसी हो गया, ऐसी हर स्टेट का यहाँ पे हेरिटेज का, लोकल कल्चर का यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा इस योजना के तहत। अब देखते हैं इसके बारे में। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने अमृत भारत स्टेशन योजना के एक भाग के रूप में पूरे भारत में 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विस्तृत 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। हमने इमेज में क्या देखा था कि अमृत भारत योजना किससे संबंधित है, स्टेशनों के पुनर्विकास से, और 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 508 रेलवे स्टेशनों तक ये विस्तृत है। इस व्यापक पुनर्विकास परियोजना, जिसकी अनुमानित लागत 24,470 करोड़ रुपए से अधिक है, का एम है रेलवे स्टेशनों को आधुनिक सुसज्जित केंद्रों में बदलना। अब इसका परिचय देख लेते हैं। इसका लक्ष्य देश भर में 1309 स्टेशनों का, ये देखिए ये फैक्ट पूछता है, ओके, ये 1309 स्टेशनों तक पुनर्विकास करना। जैसे आप कोई स्टेट का एग्जाम दोगे या एसएससी वगैरह यदि आप उसका तैयारी करते हो तो उसमें डायरेक्ट पूछ सकता है, ओके। अभी कहाँ तक विस्तृत किया गया, 27 राज्यों के 508 तक, और लक्ष्य क्या है इसका, 1309 स्टेशनों का पुनर्विकास करना है। यह पुनर्विकास आधुनिक यात्री सुविधाएं प्रदान करने के साथ साथ इंटर मॉडल एकीकरण तथा यात्रियों के लिए सुव्यवस्थित दिशा निर्देश की सुविधा प्रदान करने के लिए साइनेज, संकेतों के माध्यम से सुविधा भी सुनिश्चित करेगा। यह योजना रेल मंत्रालय द्वारा फरवरी 2023 में स्टार्ट की गई थी। स्टेशन वार योजनाएं क्या क्या हैं, स्टेशन भवनों के लिए डिजाइन स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला से प्रेरित होंगे। वही हमने बात किया, जैसे साउथ साइड में है तो वो द्रविड़ आर्किटेक्चर के वहाँ मंदिर मिलते हैं, तो उनका भी यहाँ पे कुछ बताया जा सकता है। वहाँ के राजा महाराजाओं का यहाँ पे पेंटिंग किया जा सकता है दीवारों में। वहाँ के भगवान, स्पेशली जो यहाँ पे बालाजी हैं, इन सभी का यहाँ पे दीवार में पेंटिंग किया जा सकता है। वहाँ की संस्कृति हो गया ये सभी का, ओके। उदाहरण के लिए जयपुर रेलवे स्टेशन में राजस्थान के हवा महल और आमेर किले से मिलते जुलते तत्व देखने को मिलेंगे, वही हमने डिस्कस किया। शहरी विकास के लिए एकीकृत दृष्टिकोण। पुनर्विकास योजना शहरी विकास के लिए एक समग्र दृष्टिकोण में को ध्यान में रखकर बनाई गई है। ऐसे स्टेशनों को सिटी सेंटर के रूप में भी माना जा सकता है। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य है यात्रियों के सुलभ आवागमन के लिए अच्छी तरह से डिजाइन किए गए ट्रैफिक सर्कुलेशन, इंटर मॉडल कनेक्टिविटी तथा स्पष्ट संकेत बनाना। लाभ क्या क्या होंगे इससे, यात्रियों को सुविधाएं कौन कौन सी मिलेगी। पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों में आधुनिक यात्री सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिसमें उन्नत प्रतीक्षालय, प्लेटफॉर्मों पर बैठने के लिए व्यवस्थित जगह और मुफ्त वाईफाई कनेक्टिविटी शामिल है। स्थानीय सहभागिता, ये भी यहाँ पे एक लाभ में है। इसमें क्या क्या होगा, पुनर्विकास योजनाओं में स्थानीय समुदाय से प्राप्त इनपुट को भी शामिल किया गया है, जिसका एम स्टेशन के डिजाइन और सुविधाओं में क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना है। हरित ऊर्जा एवं उत्सर्जन में कमी। लगभग 70,000 कोचों में एलईडी लाइटें लगाई जाएंगी और ट्रेनों में जैव शौचालयों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की जाएगी, जिससे पर्यावरण को संरक्षित करने में सहायता प्राप्त होगी। शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य, नेट जीरो एमिशन एम है इसका। रेलवे नेटवर्क का भारत का लक्ष्य 2030 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन है। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, रेलवे नेटवर्क का भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन है। हरित भवन मानकों और ऊर्जा कुशल प्रथाओं पर जोर पर्यावरणीय स्थिरता की व्यापक दृष्टि से के साथ संरेखित करता है। भारतीय रेलवे के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। यहाँ पे विरासत के 169 ईयर्स 169 वर्ष हो चुके हैं। भारतीय रेलवे की स्थापना जो है 16 अप्रैल 1853 में हुई थी। यहाँ पे देखिए 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। उद्घाटन यात्री ट्रेन मुंबई के बोगी बंदर और ठाणे के बीच 34 किलोमीटर का मार्ग तय किया था। ये तो सभी को याद ही होगा, हमने स्कूल टाइम में पढ़ा था इसको। इसकी स्थापना कब हुई थी, 16 अप्रैल 1853। उद्घाटन कहाँ से कहाँ तक, पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक बीच चली थी, मुंबई के बोगी बंदर और ठाणे के बीच 34 किलोमीटर। अद्वितीय शुभंकर, भारतीय रेलवे का अपना शुभंकर भोलू नामक शुभंकर, ओके, भोलू
भोलू नामक शुभंकर है, जिसे 2002 में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान द्वारा बनाया गया था। भोलू जो है रेलवे गार्ड की पोशाक पहने एक हाथी है। भोलू क्या है? आपको बोल देगा भोलू एक बंदर है, नहीं, भोलू एक हाथी है। पता होना चाहिए भोलू शुभंकर किसका है? भारतीय रेलवे का जो है कि एक हाथी है, जिसे रेलवे की 150वीं वर्षगांठ पर पेश किया गया था। विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है इंडिया का। ओके, भारतीय रेलवे विश्व के चौथे सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क के रूप में है, जिसकी ट्रैक की लंबाई 67,368। ये इंपॉर्टेंट नहीं डाटा, ये पता होना चाहिए कि चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है इंडिया का। ओके, केवल अमेरिका, चीन और रूस के पास इससे बड़ा नेटवर्क है। पहला यूएसए, दूसरा चाइना, तीसरा रसिया, फिर उसके बाद चौथे नंबर पे इंडिया। यह एकल प्रशासन के तहत प्रबंधित विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। आगे, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। भारतीय रेलवे की 4 संपत्तियों को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है। कौन कौन सी हैं इसको देख लेते हैं। भारतीय रेलवे की 4 परिसंपत्तियों को, ओके, कौन कौन सी 4 हैं? पहला है दार्जिलिंग हिमालयी रेल, दूसरा मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, तीसरा है नीलगिरी पर्वतीय रेल, और चौथा है यहाँ पे कालका शिमला रेलवे। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म इसको देख लेते हैं। हुबली जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 1, जिसे कर्नाटक में श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ है ये सबसे लंबा प्लेटफॉर्म? कर्नाटक, हुबली जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 1, ये है सबसे लंबा प्लेटफॉर्म। रिकॉर्ड 1505 मीटर के साथ विश्व के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म में से एक है। सबसे लंबी और सबसे छोटी ट्रेन की सवारी इसको देख लेते हैं। भारत में सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस है, जिसका संचालन कहाँ से कहाँ तक किया जाता है? जिसका संचालन होता है कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ तक। यह 56 स्टॉप के साथ 4,189 किलोमीटर की दूरी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे लंबी ट्रेन क्या है? विवेक एक्सप्रेस, ये इंपॉर्टेंट है। संचालन कहाँ से कहाँ होता है? कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़। कन्याकुमारी नीचे, असम, डिब्रूगढ़। यहाँ पे ये भारत का मैप बना लेते हैं। ये देखिए, ये ओके, ये इंडिया का मैप है। यहाँ पे आपका कन्याकुमारी नीचे, ये देखिए कलर चेंज कर देता हूँ मैं। हाँ, ये यहाँ पे है कन्याकुमारी, यहाँ पे है डिब्रूगढ़। तो यहाँ से यहाँ ये ऐसे जाएगा। ओके, तो ये असम कन्याकुमारी से लेकर डिब्रूगढ़ तक चलता है, 4,189 किलोमीटर। अब अगला कहाँ है? सबसे छोटी ट्रेन। ओके, हाँ, सबसे छोटी ट्रेन यात्रा सिर्फ 3 किलोमीटर की है, जो नागपुर और अजनी के बीच चलती है। नागपुर और अजनी के बीच चलती है सबसे छोटी ट्रेन। विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल कहाँ है? भारत में विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल चिनाब रेल ब्रिज है। चिनाब रेल ब्रिज जो है भारत में विश्व का सबसे ऊंचा कहाँ है? चिनाब रेल ब्रिज इंडिया में, जो धरोड जम्मू कश्मीर में स्थित है। नागपुर डायमंड क्रॉसिंग। नागपुर महाराष्ट्र प्रसिद्ध डायमंड क्रॉसिंग की मेजबानी करता है, जहां 2 रेलवे ट्रैक एक चौकोर घेरे की आकृति बनाते हैं, जिसमें 2 लाइनें उत्तर दक्षिण की ओर। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पीआईबी में आया था ये आर्टिकल। अब प्रारंभिक परीक्षा के लिए अगला इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है रिसस बंदर। रिसस मकॉक में सेम सेक्स बिहेवियर का भी देखा गया है, तो ये न्यूज़ में, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये इमेज में जो दिखाई देगा ये है रिसस मकॉक। ओके, रिसस मकॉक है ये। इंपीरियल कॉलेज लंदन के शोधकर्ताओं द्वारा जेनेटिक्स, सोशल इन्वायरमेंट एंड इवोल्यूशन ऑफ मेल सेक्स बिहेवियर इन रिसस मकॉक शीर्षक से किए गए एक हालिया अध्ययन ने जंतुओं में समान लिंग व्यवहार, सेम सेक्स बिहेवियर के बारे में पारंपरिक मान्यताओं को चुनौती दी है। जो पहले माना जाता था उसको यहाँ पे चुनौती दिया गया। इस आर्टिकल के माध्यम से कैसे चुनौती दिया गया है इसे हम देखते हैं। एसएसबी में जंतुओं की भागीदारी को डार्विनियन पैराडॉक्स माना गया है। यदि प्रजनन विकास के लिए महत्वपूर्ण है तो एसएसबी जो गैर प्रजनन है का अस्तित्व समाप्त हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर प्रजनन विकास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यदि प्रजनन ही है तो यहाँ पे जो सेम सेक्स बिहेवियर प्रदर्शित करते हैं उनका तो अस्तित्व समाप्त ही हो जाना चाहिए, ये कहा गया है। इस हालिया अध्ययन में पाया गया कि रिसस मकॉक में नर में एसएसबी बहुत आम है। नरों में जो सेम सेक्स बिहेवियर है वो बहुत आम बात है, यहाँ पे रिसस मकॉक में ऐसा बताया गया है। और इसके विकास में बाधा नहीं पहुंचाता है, विकास में भी बाधा नहीं पहुंचाता है। वो प्रजनन भी करते हैं लेकिन सेम सेक्स बिहेवियर भी यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं साथ ही साथ, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष क्या क्या है इसको देख लेते हैं। नर बंदरों में समान लिंग व्यवहार, सेम सेक्स बिहेवियर। यह अध्ययन प्यूर्टो रिको के पूर्व में एक द्वीप केया सैंटियागो में रिसस मकॉक एक सामान्य बंधक मॉडल में देखे गए नर समान लिंग व्यवहार पर केंद्रित है। 72% नर रिसस मकॉक सेम सेक्स माउंटिंग में संलग्न पाए गए हैं। केवल 46% ने भिन्न सेक्स माउंटिंग प्रदर्शित किया। यह इस धारणा को चुनौती देता है कि सेम सेक्स बिहेवियर अपनी गैर प्रजनन प्रकृति के कारण विकास के सिद्धांतों को खंडित करता है। गैर आनुवंशिक कारकों की भूमिका इसमें क्या क्या है इसको देख लेते हैं। अध्ययन सामाजिक संपर्क और पर्यावरण जैसी बाहरी कारकों पर विचार करता है। ये गैर आनुवंशिक तत्व रिसस मकॉक में
सेम सेक्स बिहेवियर की अभिव्यक्ति में योगदान करते हैं। एसएसबी वाले बंदर साझा दुश्मनों से लड़ने के लिए एकत्र होते हैं। यहाँ पे देखिए एसएसबी वाले जो बंदर हैं वो साझा दुश्मनों से लड़ने के लिए एकजुट होते हैं। नर एसएसबी भावनात्मक व्यवहार और विनियमन के रूप में काम कर सकता है। प्रजनन स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं। अध्ययन इस धारणा को चुनौती देता है कि एसएसबी गर्भधारण की संभावनाओं को कम कर देता है, क्योंकि यौन रूप से सक्रिय एसएसबी और डीएसबी दोनों में संलग्न होते हैं। आप समझ रहे हो, वो मतलब सेम सेक्स बिहेवियर भी प्रदर्शित करेंगे, साथ ही साथ प्रजनन भी कर सकते हैं। ये हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। एसएसबी में संलग्नता और मकॉक आबादी में संतानों की संख्या में कमी के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। भविष्य के अनुसंधान मादा एसएसबी तथा अन्य बंधक प्रजातियों के बारे में जानने के लिए अधिक शोध की आवश्यकता है। ये द हिंदू का आर्टिकल था। ओके, सांस्कृतिक एवं सामाजिक आर्थिक प्रभावों के कारण परिणामों को सीधे मनुष्यों तक नहीं बढ़ाया जा सकता। अब यहाँ पे अगला टॉपिक है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में। कहाँ पे हुआ था ये? यहाँ पे देखिए चेंगदू में हुआ था। यहाँ देखिए चेंगदू में हुआ था वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम। फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स समर चेंगदू में हुआ था। अब देखिए हाल ही में चीन के चेंगदू में 31वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजित किया गया। 31वें नंबर का यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया। कहाँ पे? चीन के चेंगदू में हुआ है। इंपॉर्टेंट है, चीन का चेंगदू, लोकेशन इंपॉर्टेंट है। ओके, जिसमें भारत ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में उच्चतम पदक संख्या के साथ 4 खेलों में कुल 26 पदक जीते हैं। 4 खेलों में भारत ने 26 पदक जीते हैं, जो कि उसका उच्चतम प्रदर्शन है। ये पदक खेलो इंडिया योजना और टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स के एथलीटों द्वारा जीते गए हैं। ये गेम वर्ष 2021 में आयोजित किया जाना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इनका आयोजन हेतु वर्ष निर्धारण में 2 बार बदलाव करना पड़ा। अब यह है क्या, इसको देख लेते हैं। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स जिसे यूनिवर्सियाड के नाम से भी जाना जाता है, विशेष रूप से विश्वविद्यालय के एथलीटों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय बहुखेल कार्यक्रम है। इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल महासंघ फीसू के द्वारा किया जाता है। फीसू एक शासी निकाय है जो यूनिवर्सियाड कार्यक्रमों की देखरेख और आयोजन करता है। फीसू मेजबान शहरों के समन्वय के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि खेलों का आयोजन संगठन के सिद्धांतों और नियमों के अनुसार ही किया जाए। यूनिवर्सियाड का आयोजन जो है प्रति 2 वर्ष में किया जाता है। साथ ही इसमें ओलंपिक खेलों की एक विस्तृत श्रृंखला भी शामिल है। इसमें ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन दोनों संस्करण शामिल है। अब ग्रीष्मकालीन यूनिवर्सियाड में कौन कौन से खेल शामिल हैं, ये देखिए। इसमें आमतौर पर एथलेटिक्स, तैराकी, बास्केटबॉल, सॉकर आदि गेम खेले जाते हैं, जबकि विंटर यूनिवर्सियाड में आइस हॉकी, फिगर स्केटिंग तथा अन्य खेल शामिल हैं। पिछला संस्करण कहाँ वर्ष 2019 में नेपल्स में आयोजित पिछले संस्करण में जापान प्रमुख राष्ट्र के रूप में उभरा था, जिसने पदक तालिका में सर्वोच्च स्थान हासिल किया था। भविष्य की घटनाएं, अगला शीतकालीन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में जर्मनी के राइनरूहर शहर में आयोजित किया जाएगा। जर्मनी के राइनरूहर शहर में आयोजित किया जाएगा शीतकालीन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स। खेलो इंडिया योजना, अब इसके बारे में देख लेते हैं। बताया ना खेलो इंडिया योजना और टॉप्स के एथलीटों ने जीता है, तो अब खेलो इंडिया न्यूज़ में है तो उसको देख लेते हैं। परिचय, खेलो इंडिया अर्थात लेट्स प्ले इंडिया को कब स्टार्ट किया गया था? वर्ष 2017 में भारत सरकार द्वारा जमीनी स्तर पर विद्यार्थियों के साथ जुड़कर भारत की खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए प्रस्तावित किया गया था। इसे युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इसके तहत खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और खेलो इंडिया विंटर गेम्स को वार्षिक राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के रूप में स्थापित किया गया, जहां क्रमशः राज्यों और विश्वविद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले युवाओं ने पदक के लिए प्रतिस्पर्धा की और अपने कौशल का प्रदर्शन किया। एम क्या है? यह योजना हाल के वर्षों में बहुत सफल रही और जिन एथलीटों का वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए चयन किया गया है वे देश की सर्वश्रेष्ठ युवा प्रतिभाओं में से एक है। तभी तो भारत का प्रदर्शन उच्चतम रहा है। यहाँ पे खेलो इंडिया योजना एक प्रमुख सरकारी वित्त पोषित कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य भारत में खेल प्रतिभाओं की पहचान करना और उनका पोषण करना है। ओलंपिक और पैरालंपिक में भारत के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ने सितंबर 2014 में यहाँ पे टॉप्स से स्टार्ट किया था। टॉप्स का फुल फॉर्म है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। इसकी शुरुआत टॉप्स ने एथलीटों के प्रबंधन तथा समग्र सहायता प्रदान करने हेतु एक तकनीकी सहायता टीम स्थापित करने के लिए अप्रैल 2018 में इसे नया रूप दिया था। टॉप्स से प्रायोजित एथलीटों को 2016 के रियो ओलंपिक और 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में अपेक्षित सफलता यहाँ पे मिली। पीआईबी का ये आर्टिकल था, इंपॉर्टेंट। अगला टॉपिक देखिए, वायु प्रदूषण से निपटने के लिए औद्योगिक नवाचार। हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में भारत में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकियों के उपयोग से संबंधित परियोजना पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। वायु प्रदूषण है क्या, इसको देखते हैं। वायु प्रदूषण से आशय मानवीय गतिविधियों और प्राकृतिक प्रक्रियाओं, हानिकारक पदार्थों के कारण पृथ्वी के वायुमंडल का अपने प्राकृतिक स्तर से अधिक दूषित होने से है।
यहाँ पे PM2.5 का कितना निगेटिव इफेक्ट होता है इसको यहाँ पे दिखाया गया है इस इमेज में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंबसन पार्टिकल्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये सभी का जो आकार है ये 2.5 यहाँ पे 2.5 माइक्रोमीटर से कम होता है। अब इसका निगेटिव हेल्थ इफेक्ट क्या पड़ता है यहाँ पे देखिए, इसका हेडिंग क्या है, टाइनी पार्टिकल्स डीप इम्पैक्ट, बहुत ही गहरा प्रभाव ये डालते हैं। क्या क्या गहरा प्रभाव, शॉर्ट टर्म इफेक्ट क्या क्या है, आई, नोज, थ्रोट और लंग इरिटेशन, रनी नोज, कफिंग, स्नीजिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये सब शॉर्ट टर्म है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म भी बताया गया है। चिल्ड्रन द एल्डरली एंड पीपल विथ ब्रीदिंग एंड हार्ट प्रॉब्लम मे बी मोर सेंसिटिव विथ PM2.5। ओके, इसका स्रोत, वायु प्रदूषण का स्रोत जो है औद्योगिक उत्सर्जन, वाहनों से निकलने वाले धुएं, कृषि प्रथाएं और देखिए यहाँ पे कृषि प्रथाएं भी होगा यहाँ पे वायु प्रदूषण का स्रोत, और प्राकृतिक घटनाएं होती हैं जैसे ज्वालामुखी हो गया, भूकंप हो गया, मीथेन गैस निकलती है, आपको पता होगा वहाँ से निकलने वाले धुएं सबसे खतरनाक NOx निकलता है। ओके, जिससे वायु गुणवत्ता, मानव कल्याण, पारिस्थितिक तंत्र तथा पृथ्वी के समग्र स्वास्थ्य पर व्यापक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सामान्य वायु प्रदूषकों में PM2.5, PM10, नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड NOx, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि शामिल हैं। वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी आधारित विभिन्न परियोजनाएं कौन कौन सी हैं उसको देखते हैं। पहला यहाँ पे बसों में प्रक्रिया यंत्र फिल्ट्रेशन इकाइयों, यहाँ पे देखिए प्रक्रिया यंत्र फिल्ट्रेशन इकाई जो है ये बसों में इसकी स्थापना की जा रही है। एक प्रायोगिक अध्ययन के हिस्से के रूप में 30 बसों की छतों पर प्रक्रिया यंत्र फिल्ट्रेशन इकाइयों को इंस्टॉल किया गया। इन इकाइयों को आसपास के वातावरण से धूल के कणों वाहनों पर लगे फिल्टर के माध्यम से को प्रभावी ढंग से पकड़ने के लिए डिजाइन किया गया। क्या काम करेंगे ये प्रक्रिया यंत्र फिल्ट्रेशन इकाई, जो यहाँ पे वातावरण के धूल होंगे आसपास के, उसे ये इकट्ठा करने का काम करेंगे ताकि वायु प्रदूषण के स्तरों में वाहन की आवाजाही के योगदान को कम किया जा सके। इसे संचालित करने के लिए किसी विद्युत की आवश्यकता नहीं होती है। यह 6 रूम एयर फिल्टर द्वारा प्रदान किए गए निस्पंदन के बराबर है। यातायात चौराहों पर WA वायु, यहाँ पे देखिए WA वायु शोधन इकाइयाँ दिल्ली के प्रमुख यातायात चौराहों पर रणनीतिक रूप से कुल 54 वायु शोधन इकाइयाँ स्थापित की गई। कितनी स्थापित की गई हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वायु क्या है, किससे संबंध है ये इंपॉर्टेंट है। आसपास की वायु को शुद्ध करने के लिए डिजाइन की गई इन इकाइयों ने वायु की गुणवत्ता पर वाहनों के उत्सर्जन के प्रभाव को कम करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वायु इकाइयों ने स्थानीय वायु शोधक के रूप में काम किया जो यातायात से संबंधित प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभावों से निपटान हेतु एक संभावित समाधान पेश करती हैं। परिवेशी वायु प्रदूषण में कमी के लिए आयनीकरण तकनीक, इस तकनीक का उद्देश्य आयनीकरण प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रदूषकों को निष्प्रभावी करना है। जैसे आयनाइजेशन टेक्निक का उपयोग करके हम जो प्रदूषक हैं उसको निष्प्रभावी कर देंगे इस टेक्निक के माध्यम से, और वायु की गुणवत्ता में वृद्धि होगी। इस अध्ययन ने आयनीकरण टेक्नोलॉजी की व्यवहार्यता और प्रभाव का मूल्यांकन किया जिससे संभावित रूप से प्रदूषण में कमी के नए रास्ते खुल गए। मध्यम या बड़े पैमाने की स्मॉग टावरों की स्थापना, पर्याप्त वायु शोधक के रूप में काम करने वाले इन टावरों का लक्ष्य जो है व्यापक पैमाने पर कण पदार्थ और प्रदूषकों को कम करना है। उपयोग में आने वाले वाहनों में उत्सर्जन नियंत्रण उपकरणों की फिटिंग, ये सभी जो है वायु प्रदूषण को कम करने के उपाय हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया गया डिटेल में आप पढ़ सकते हैं इसे। वैसे सभी को पता ही होगा, जितने भी UPSC की तैयारी करते हैं सब ये प्रदूषण वाला टॉपिक अच्छे से उनका होता है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक वाहन EV स्वायत्त प्रौद्योगिकी में प्रगति। EV आधारित स्वायत्त वाहनों पर केंद्रित एक स्वायत्त नेविगेशन फाउंडेशन की स्थापना DST अंतः विषयक साइबर भौतिक प्रणालियों पर राष्ट्रीय मिशन के तहत की गई है। ओके, EV में स्वायत्त प्रौद्योगिकी का एकीकरण ड्राइविंग पैटर्न को अनुकूलित करने, यातायात की भीड़ को कम करने और परिणाम स्वरूप ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने का अवसर प्रदान करता है। वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उसको देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे स्टार मार्क। हाँ, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ये दिल्ली में है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP, BS6 वाहन, अब जो इंजन है वो BS6 का आता है। वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान तथा अनुसंधान प्रणाली सफर, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI। अब UPSC सिविल सेवा में पिछले वर्ष में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिस्कस करते हैं। ऐसे टॉपिक से पूछा जाता है। 2016 में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, हमारे देश में शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक के मान की गणना में सामान्यतः निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय गैस पर विचार किया जाता है। शहरों में जब वायु गुणवत्ता सूचकांक का मापन किया जाता है तो किस वायुमंडलीय गैस पर विचार किया जाता है ये आपको बताना है। पहला है यहाँ पे CO2, ये है पहला। ओके, ये है पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, चौथा है सल्फर डाइऑक्साइड और पांचवा है मीथेन।
तो किस पे विचार किया जाता है? अब आप खुद अटेम्प्ट कीजिए। ओके, प्रदूषण वाला टॉपिक सबका तैयार होना ही चाहिए। अब यहाँ पे आप अटेम्प्ट करने का कोशिश कीजिए कि क्या होना चाहिए इसका आंसर, केवल 1 2 3, केवल 2 3 4, केवल 1 4 5, या सभी के सभी जो है का मापन यहाँ पे किया जाता है जब शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक का गणना किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो बी है, केवल 2 3 4, केवल 2 3 4। 2 में कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड, 3 है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड। इन तीनों का ही यहाँ पे गणना किया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का और सल्फर डाइऑक्साइड का। इन तीनों का यहाँ पे गणना किया जाता है, बाकी दोनों का नहीं किया जाता, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का। अगला मेंस के दृष्टिकोण से यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इसे भी आप चाहें तो अटेम्प्ट कर सकते हैं। हाल ही में WHO द्वारा जारी संशोधित वैश्विक वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशों को प्रमुख बिंदुओं का वर्णन कीजिए। 2005 में इसके अंतिम अद्यतन से ये कैसे भिन्न है? 2005 में जो लास्ट ये अपडेट हुआ था उससे अब क्या चेंजेस हुए हैं, इसको आपको बताना है। संशोधित मानकों को प्राप्त करने के लिए भारत के राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में क्या बदलाव आवश्यक है? PIB का ये आर्टिकल था। अगला, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया? 9 अगस्त। यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हैं, विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया गया। दिसंबर 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाए गए एक प्रस्ताव के अनुसार विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जिसे विश्व आदिवासी दिवस भी कहा जाता है, प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिवस वर्ष 1982 में स्वदेशी आबादी पर मानवाधिकार कार्य समूह के संवर्धन और संरक्षण पर संयुक्त राष्ट्र उप आयोग की उद्घाटन बैठक के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसमें विश्व भर के स्वदेशी आबादी के अधिकारों को बढ़ावा देने तथा उनके संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। वर्ष 2023 में विश्व आदिवासी दिवस का विषय क्या था? इंडिजिनस यूथ। यहाँ पे देखिए, इंडिजिनस यूथ एज एजेंट फॉर चेंज फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन। इस दिवस का विशेष महत्व है क्योंकि स्वदेशी लोग अक्सर समाज में सबसे वंचित नस्ली और जाति समूहों में से एक हैं। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि स्वदेशी लोगों की आबादी वैश्विक आबादी के 5% से भी कम है। फिर भी विश्व के सबसे गरीब लोगों में इसकी हिस्सेदारी लगभग 15% के आसपास है। अगला, भारत छोड़ो आंदोलन दिवस 2023। भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को, यहाँ पे देखिए, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को समाप्त करने के लिए, यहाँ, हाँ, ये भारत छोड़ो आंदोलन दिवस, भारत छोड़ो आंदोलन दिवस, जिसे अगस्त आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को समाप्त करने और पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के उद्देश्य से 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसी के बाद 9 अगस्त को उन्हें गिरफ्तार कर लिया था, आपको पता होगा, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा समर्थित एक महत्वपूर्ण नागरिक अवज्ञा आंदोलन था। वर्ष 2023 में भारत छोड़ो आंदोलन की 81वीं वर्षगांठ है। इस दिन 8 अगस्त 1942 को गांधी ने ग्वालियर टैंक मुंबई मैदान, जो कि अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध करो या मरो का नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा यूसुफ मेहर अली द्वारा दिया गया था। ओके, यूसुफ मेहर अली द्वारा दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन का नारा, जो एक समाजवादी और ट्रेड यूनियनवादी थे, जिन्होंने मुंबई के मेयर के रूप में भी काम किया था। मेहर अली ने साइमन गो बैक का नारा भी दिया था। मेहर अली ने ही साइमन गो बैक का नारा दिया था, मेहर अली ने ही भारत छोड़ो का नारा दिया था। अगला, ई अटेंडेंस के माध्यम से मनरेगा में बढ़ी पारदर्शिता। अब मनरेगा न्यूज में इसको देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्रालय ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में ई अटेंडेंस पर बहुमूल्य जानकारी दी। अब ई अटेंडेंस पर कैसे जानकारी दी, इसको देख लेते हैं। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए NMMS नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, इस ऐप का उपयोग किया जाता है, जिसकी आवश्यकता से एक जनादेश सुनिश्चित किया गया है। यह ऐप व्यक्तिगत लाभार्थी कार्यों को छोड़कर योजना की गतिविधियों में लगे श्रमिकों की जियो टैग, जिस पर समय का भी उल्लेख होता है, वाली 2 तस्वीरों के साथ उपस्थिति दर्ज करता है। 2 तस्वीरों आपको खींच के यहाँ पे डालना होगा कि आप यहाँ पे प्रेजेंट हैं। ऑफलाइन मोड सुबह की उपस्थिति और तस्वीरों को कैप्चर करने में सक्षम बनाता है, बाद में नेटवर्क कनेक्शन उपलब्ध होने पर अपलोड करता है। 1 जनवरी 2023 से प्रभावी यह आवश्यकता न केवल कार्यक्रम की नागरिक निगरानी को बढ़ावा देती है, बल्कि भुगतान प्रसंस्करण में भी तेजी लाती है। उपस्थिति और फोटो रिकॉर्ड करने की जिम्मेदारी कार्यस्थल पर पर्यवेक्षकों की है। जैसे आपसे पूछे कथन के तौर पे NMMS ऐप के बारे में बताइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, रिकॉर्ड करने की जिम्मेदारी जो वर्कर हैं, काम करने वाले श्रमिकों की है, नहीं, वहाँ पे जो पर्यवेक्षक रहते हैं कार्यस्थल पर, उनकी यहाँ पे जिम्मेदारी है कि उपस्थिति और फोटो वो रिकॉर्ड करें। जो इस उद्देश्य के लिए NMMS
ऐप का उपयोग करते हैं। भारत के रक्षा मंत्रालय ने यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत के रक्षा मंत्रालय ने उन्नत साइबर सुरक्षा हेतु माया ओएस को अपनाया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है माया ओएस। ओके, माया ओएस को अभी अपनाया है भारत के रक्षा मंत्रालय ने। इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटरों पर माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को ओपन सोर्स उबंटू पर आधारित स्थानीय रूप से विकसित माया नामक एक ओएस से बदलने का फैसला किया। किससे? इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटरों पर माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो अभी काम कर रहा था उसे अब ओपन सोर्स उबंटू पर आधारित स्थानीय रूप से विकसित माया नामक ओएस से बदलने का फैसला लिया गया है। इसमें क्या क्या आपको अंडरलाइन करने की आवश्यकता है, ये देखते हैं। देखिए, पहला, अपनाया किसने? रक्षा मंत्रालय ने, ये पहला चीज़। दूसरा, क्या अपनाया? माया ओएस। माया ओएस किसने अपनाया? रक्षा मंत्रालय। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इंटरनेट से जुड़े जो कंप्यूटर हैं उस पर माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था। ठीक है, तो इसे ये प्रतिस्थापित करेगा। इसे प्रतिस्थापित कौन करेगा? माया ओएस। और माया ओएस किस पे आधारित है? ओपन सोर्स उबंटू। ओपन सोर्स उबंटू पर आधारित है। और यहाँ पे पांचवा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये स्थानीय रूप से इसे विकसित किया गया है। स्थानीय रूप से विकसित है, ओपन सोर्स उबंटू पर आधारित है। किसे प्रतिस्थापित करेगा? इंटरनेट से जुड़े माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रतिस्थापित करेगा। नाम क्या है? माया ओएस। किसने यहाँ पे इसको अपनाया है? भारत के रक्षा मंत्रालय ने। आगे, माया में परिवर्तन करने का उद्देश्य उपयोगकर्ता को बाधित किए बिना सुरक्षा को मजबूत करना है, क्योंकि यह विंडोज के समान इंटरफेस और कार्यक्षमता प्रदान करता है। यह कदम यहाँ पे देखिए, यह कदम साइबर हमलों की बढ़ती घटनाओं के कारण उठाया गया है। माया के कार्यान्वयन के साथ साथ इन प्रणालियों को मजबूत करने के लिए एक व्यापक अंतः बिंदु पहचान और सुरक्षा प्रणाली चक्रव्यूह भी पेश किया जा रहा है।